हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। क्लास 10th के लिए जो आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 1 के लिए, वो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में आज हम 14 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट 14 क्वेश्चन हम करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ओसवाल की क्वेश्चन बैंक जो एमसीक्यू की बुक है उससे ली गई है, और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक्स, उसके बाद में डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो भी सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी ओसवाल के चैप्टर्स हैं, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो क्वाड्रेट वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जो कि आज मैं करवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रायंगल्स हो, सारे चैप्टर आपको यहाँ पे एमसीक्यू के जो भी हैं वो कवर किए जाएंगे। और ये सबका प्लेलिस्ट वाइज में आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ऑप्शन बी है इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो हमने एक कंडीशन पढ़ा था जिसके थ्रू हम ये पता करते थे कि कौन लाइन जो है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो वहां पे इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, वो क्या है कंडीशन, वो अब मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो मान लीजिए इक्वेशन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इस तरीके के दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन हो। तो सबसे पहला जो कंडीशन था जो इंटरसेक्टिंग का होता था a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती थी। अगर ये कंडीशन है तो लाइन जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। लाइन जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा, यहाँ पे ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन थी कि अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आ गया तो ये लाइन जो है वो पैरेलल होती थी। और अगर मान लीजिए कंडीशन ये हो जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये सारे इक्वल हैं तो लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होते थे, मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है इनमें से ही हमें चेक करना है कि ये कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आप a1 की वैल्यू देखें तो 6/2 और इज इक्वल टू -3/-1। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो आपको यहाँ से लगेगा कि दोनों जो वैल्यू है, और लास्ट वाले को भी नोट कर देते हैं, ये है 10/9, है ना। ये सारी वैल्यू को हमने कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे नोट कर दिया। देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 3 जा 6, ये ऑलरेडी 3 है, बट ये जो है नॉट इक्वल टू आ गया। तो यहाँ पे आ गया कि 3 इज इक्वल टू 3 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू 10/9 है, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उस हिसाब से ये कंडीशन जो फुलफिल हो रही है वो किसकी है, वो ये कंडीशन जो है वो पैरेलल लाइन की है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 3 कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस तरीके से अगर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, उनके बारे में बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन। तो देखिए आप सेम कंडीशन आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। यहाँ पे जो इक्वेशन दिए हुए हैं वो क्या है, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट्स -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब हमें वही कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, दोनों को कंपेयर करेंगे, तीनों को a1 अपॉन a2 को, b1 अपॉन b2 को और c1 अपॉन c2 को कंपेयर करने के बाद जो भी कंडीशन हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में जो बताया था, ये तीनों कंडीशन, इनमें से जो भी फुलफिल करेगा वही उसका आंसर होगा। तो देखिए क्या होगा,
अगर मान लीजिए आप पहले का यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू है 1 और दूसरे इक्वेशन में a1 की वैल्यू है -3, दूसरे पहले इक्वेशन में a2 की वैल्यू है 2 और यहाँ पे इसमें जो इक्वेशन में है वो है -6 और तीसरे में है 5 और यहाँ पे इन सब के कोफिशिएंट लिखा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ये a1 b1 c1 और ये वाला है a2 b2 और c2। ठीक है, तो उसके कोफिशिएंट को हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि 2 3 जा 6 और ये नॉट इक्वल टू है, तो यानी कि कंडीशन आ गया 1/-3 इक्वल टू 1/-3 और नॉट इक्वल टू 5/1, ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि जो दो लाइन है वो लाइन अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो मान लीजिए दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल के कंडीशन में क्या पॉसिबल है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, जब इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए पहला लाइन हमने ये बनाया, दूसरा ये बनाया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे ये आपकी वैल्यू होगी x और y की, ये कोऑर्डिनेट होगा x और y का, जो कि इसका सॉल्यूशन होगा। बट यहाँ पे जो कंडीशन आया है वो किसका आया है, वो आया है पैरेलल का, है ना। ये कंडीशन किसका है, पैरेलल का। और पैरेलल कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं कर रहे। जब कहीं एक दूसरे को ये टच नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल गलत। दूसरा एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, अरे भैया जब कहीं टच ही नहीं कर रहा तो सॉल्यूशन कैसे होगा। फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये तब होता है जब कोइंसिडेंट होता है। और यहाँ पे आ रहा है नो सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइंस विल बी। अब देखिए यहाँ पे आपको वापस मैं यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा कंडीशन को आप समझे। देखिए हमारे पास लाइन का कौन कौन से कंडीशन थे पहले ये आप समझे। एक तो होता है इंटरसेक्टिंग, है ना, एक होता है इंटरसेक्टिंग, दूसरा होता है वो इंसिडेंट और तीसरा होता है पैरेलल। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्टिंग की बात करें तो यहाँ पे लाइन एक दूसरे को, मान लीजिए ये पहली लाइन हो और ये आपका दूसरा लाइन हो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे और यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा जिसको x और y बोलेंगे, और ये एक ही जगह कट कर रहा है तो इसका है कि ये वन सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको, है ना, इसको। और इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इस लाइन को, कंडीशन को कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन मैंने बताई। दूसरी चीज है अगर कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का मतलब ये रहा पहली लाइन, इसके ऊपर ही आ गई दूसरी लाइन, इसी तरीके से इसके ऊपर दूसरी लाइन आ गई। अब ये लाइन देखिए एक दूसरे को हर जगह टच कर रहा है तो हर जगह इसकी वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि हर जगह टच कर रहा है, और मेनी सॉल्यूशन। अब आप ये भी लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। फिर अगर हर जगह सॉल्यूशन है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, ये भी कंडीशन जो है वो कंसिस्टेंट की है। लास्ट जो है वो है पैरेलल। मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से गया और दूसरी लाइन जो है वो ऐसा है कुछ, जो कि कहीं टच ही नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन में होगा नो सॉल्यूशन। उसके बाद ये जो कंडीशन होती है वो होती है इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट। इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भी कंडीशन यहाँ पे फॉलो ही नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट कंडीशन में नो सॉल्यूशन। तो देखिए अब आपसे पूछा गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट की दो ही तो कंडीशन है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड लाइन विच आर, कि ये मान लीजिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और y माइनस बी इज इक्वल टू 0, और ये कह रहा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंट्स लाइन, ये दोनों लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन वो कौन सा होगा आप ये समझिए। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, लेकिन ये कंडीशन दिया हुआ है कि पहला ही कंडीशन दिया हुआ है x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो और दूसरा दिया हुआ है y माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब पैरेलल और कोइंसिडेंट में तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए हम a1 अपॉन a2 के हिसाब से लिखें तो आप ये देखिए पहले वाले में अगर कंपेयर कर लें अपन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। चाहे तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूँ। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ऑप्शन इसका क्या होगा। अब देखें यहाँ पे इस तरीके से लिखा अपन ने, तो आप ये बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, नीचे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है 0, कुछ भी नहीं है। दूसरा अगर बात करा जाए यहाँ पे y का कोफिशिएंट ऊपर में क्या है 0, नीचे में क्या है 1। तीसरे की बात किया जाए c1 अपॉन c2 तो माइनस a अपॉन माइनस b। तो ये कंडीशन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जरूरत ही नहीं है इन कंडीशन को, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। आप ये मत सोचे कि ये इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट करके देखें, यहाँ पे ये कंडीशन दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग तो है। अब इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब कंडीशन कुछ ना कुछ इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, यानी कि अगर हम x की वैल्यू रखें और इसको सॉल्व करें तो वो 0 आना चाहिए, y की वैल्यू रखें और 0 रखें तो उसको सॉल्व करें तो वो 0 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा इसमें है जो कि यहाँ पे रखने पे 0 हो जाए। तो देखिए अगर ये a है, पहले कंडीशन को आप ढंग से देखें यहाँ पे, अगर ये a है और अगर x की वैल्यू भी a होती तो इसमें माइनस होने के बाद ये क्या हो जाता 0। दूसरे कंडीशन को देखिए, ये y है, y की जगह, और ये पहला ये इधर वाला इक्वेशन b है, अगर y की जगह पे भी b होता तो ये सॉल्व होकर 0 हो जाता। तो आप ये देखें कि कौन सा इसमें कंडीशन है इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ से पता चल रहा है इस कंडीशन से कि कौन सा इसमें x की वैल्यू जहां तो a है और y की वैल्यू जो है वो b है, जो ये कंडीशन होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी में आप देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग है कहाँ पे a और b पे, क्योंकि a और b इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसमें वैल्यू रखने पे इक्वल में 0 आ रहा है। तो उस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब देखिए हमने जब पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप ये समझे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की और दूसरा इस तरीके से ड्रॉ किया, ये एक दूसरे को ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा x और y, यहाँ पे होगा x और y। मान लीजिए हर जगह टच करते, मान लीजिए यहाँ पे इसी इक्वेशन पे बहुत सारा जगह, यहाँ पे इस पे ही इसी पे दूसरा लाइन होता है, इस तरीके से कोइंसिडेंट तरीके से इस पे दूसरा लाइन होता है। इसका मतलब है कि इस पे बहुत सारा x और बहुत सारा y होता है ना, x और y हर जगह होता है, यहाँ पे भी होता है, हर जगह पे x और y होता है, कई सारे होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि y ही 0 है और y ही -7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसमें x है ही नहीं, सिर्फ y ही है, सिर्फ y है, इसमें x कहीं पे भी नहीं है। y 0 है, y -7 है, तो वो लाइन कैसा हो सकता है। मान लीजिए y 0, ये रहा y 0, ये रहा y -7। ऊपर के टाइम लाइन में देखा जाए, अगर मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से अगर बनाऊं तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो आप समझेंगे, है ना। ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने लाइन बनाया, अब y इज इक्वल टू 0 कहाँ है, y इज इक्वल टू 0 इस पूरे लाइन पे है, y इज इक्वल टू 0, ये पूरा लाइन जो है जिसपे y क्या है 0 है। दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे -7 है, तो ये लाइन तो इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। ये लाइन है y इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है y इज इक्वल टू -7, तो ये दोनों तो भाई कहीं टच ही नहीं हो रहा। कहाँ टच हो रहा है, ये कहीं पे भी टच नहीं हो रहा। तो 1 सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, 2 सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन क्या है यहाँ पे पैरेलल से है। तो ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। तो देखिए कंडीशन में जो भी दिया हुआ ना, आप उसको अच्छे से पहले ड्रॉ करने की कोशिश करें, कुछ लिखने की कोशिश करें, जो कंडीशन दिया हुआ उसको समझें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और फिर आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, इसका सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, डिपेंडेंट है ये, यानी कि दूसरी लाइन जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। समझें आप इस बात को, डिपेंड करने का मतलब जैसा ये है उसमें ही कुछ उसकी वैल्यू, यानी ये लाइन दूसरे पे डिपेंड कर रही है कुछ, यानी कि इनमें से किसी को भी सॉल्व करने पर कुछ ऐसा ही मिलना चाहिए। तो आप ये देखें, अगर मान लो मैं इसमें बात करूं, यहाँ पे देखिए एक्स का, यहाँ पे डायरेक्ट ओपन ऑप्शन से करेंगे, आप इसको ध्यान से समझें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है -5x प्लस 7y और 2। कोफिशिएंट देखें, अगर मैं मान लो इसमें से माइनस कॉमन भी ले लेता हूँ तो ये आएगा 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2। कोई नंबर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे सब में किसी न किसी नंबर से 2 से मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी सबको कर देता हूँ लेफ्ट और राइट में, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 14y इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4, ये आएगा कंडीशन। अब आप इसको चेक करें, देखिए ढंग से, अगर आप इसमें देख रहे हैं कि हाँ 2 से मल्टीप्लाई तो सब में है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई सारे में है, यहाँ पे x में भी है, y में भी है और 4 भी है, लेकिन यहाँ पे साइन तो नेगेटिव है और यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो ये नहीं इस पे डिपेंड कर रहा है। वह कांस्टेंट तो है, मतलब कोफिशिएंट तो इनका है, मतलब डिपेंड कर रहा है, आ रहा है 10, 14 और 4, लेकिन साइन के अकॉर्डिंग ये नहीं डिपेंड कर रहा। डिपेंड करने का मतलब होता है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या किसी नंबर से डिवाइड करने पर सेम इक्वेशन मिलना चाहिए, साइन में भी और कोफिशिएंट के रूप में भी। तो देखिए यहाँ पे दूसरे वाले को करें तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन कुछ भी नहीं लूँ या माइनस कॉमन ले लूँ तो भी मुझे ये इक्वेशन तो नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए -10x है, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी -10x हो जाता, लेकिन माइनस का 14y तो नहीं हो सकता ना, और ये प्लस का 2 उधर है, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी लेके आएंगे तो ये माइनस का 4 होगा, तो +4 के साथ ये भी पॉसिबल नहीं है, +4 के साथ ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम चीज हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे निकाला है। देन इक्वेशन ऑफ -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 का जो डिपेंडेंट इक्वेशन होगा, जो सेकेंड इक्वेशन होगी, वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, यहाँ दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस के वाई, और इसको इस साइड से इधर ही लेके आ जाते हैं, +16 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट का मतलब सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। ये होगा 3/6, दूसरा होगा -1/-k, और तीसरा होगा 8/16। तो आप ये देखिए, ये से ये कैंसिल, अब ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, तभी तो ये सॉल्व होगा। आप किसी को रख के देखें तो हम किसी भी इक्वेशन को इक्वल रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करें, यहाँ पे देखिए जो कंडीशन आया है 1/2 इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे k की वैल्यू पूछी जा रही है, वैसे तो होना चाहिए यहाँ पे 1/2, यानी कि k की वैल्यू क्या होगा कि ये 1/2 हो जाए, तो आप कहेंगे सर k की वैल्यू अगर 2 हो तो ये 1/2 हो जाएगा। आप किसी भी दो को ले लें, क्योंकि सारे इक्वल हैं, किसी दो को कंपेयर कर लीजिए, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/k। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, और दूसरी लाइन दी हुई है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये कह रहा है कि पैरेलल है। ये लाइन क्या है, पैरेलल है, ये कंडीशन दिया हुआ है पैरेलल का। तो पूछा जा रहा है कि वैल्यू k का क्या होगा, सॉल्व कर दीजिए।
आप चाहें तो पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरे को भी इसी तरीके से लिखा हुआ है ये 2x 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का कंडीशन लगा दें आप, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, दूसरा हो जाएगा 2k अपॉन 5 और तीसरा हो जाएगा माइनस 2/1। पैरेलल की कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू, ये इक्वल होंगे b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो ये यहाँ पे इक्वल होगा और यहाँ पे नॉट इक्वल होगा। आप किसी के साथ कंपेयर कर दें और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3/2, मान लीजिए हम इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, तो 3/2 इज इक्वल टू 2k/5 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 इज इक्वल टू 4k, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 15/4, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो k की वैल्यू होगी वो 15/4 होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझें, यहाँ पे 4 इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनका यूनिक सॉल्यूशन कौन सा कह रहा है, कब, जब x इज इक्वल टू 2 हो और y इज इक्वल टू 3 हो। तो ये दोनों वैल्यू रख के आप इन सब में चेक कर लीजिए, जिसमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी जो भी कंडीशन दिया हुआ है अगर इन वैल्यू को रखने पर वो आ रहा है तो आपका वही आंसर होगा। जैसे कि हम पहले ऑप्शन को देखा जाए, यहाँ पे चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 रखिए आप, तो जब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो सॉल्व करने पर बिल्कुल -1 आएगा। दूसरे कंडीशन में रखिए तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं अपन, 2 2 जा 4 और -3 और 3 यहाँ पे पहले से है, देखिए ये है -3 और इंटू 3 इज इक्वल टू -5 नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा तो ये नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए गलत है। बी ऑप्शन को चेक किया जाए तो x इज इक्वल टू 2 प्लस y इज इक्वल टू -3 और इज इक्वल टू बिल्कुल -11 आएगा, क्योंकि ये होगा -15 और ये होगा 4, -15 प्लस 4 करेंगे तो -11 आएगा। दूसरे में चेक किया जाए, अगर 4 इंटू 2 रखा जाए और 10 इंटू -3 रखा जाए तो ये -22 आएगा। रीजन, ये -30 प्लस 8 करेंगे तो 22 आएगा। उसी तरीके से डी ऑप्शन को चेक किया जाए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 -4y, यानी कि -3 और इंटू 4 तो प्लस का 12 और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। दूसरे ऑप्शन में रखा जाए इसमें तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू प्लस का 3 और -13, है ना, -13 इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, यहाँ पे ये कंडीशन नहीं आ रहा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 रखा, y इज इक्वल टू -3 प्लस 3 हो गया और -13, तो ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार डी में भी चेक कर लीजिए, सी में, डी में तो देख लिया अपन ने, एक बार अपन उसमें भी चेक कर लेते हैं सी में। तो सी में रखेंगे x इज इक्वल टू 2 तो 2 2 जा 4 और -3 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 1, ये भी नहीं हो रहा, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, अगर हम सब्जेक्टिव के तौर पे करते तो इसके लिए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद इनको XY मानते, फिर इक्वेशन बनाते, जने क्या क्या करते और फिर जाके आंसर आता। ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। कैसे करना है, सो देखिए आप, अरुणा हैज 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन, ठीक है, मान लिया उसके पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन सी हैज इज 50। अब सबसे पहले ये देखिए, ये नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं, कौन से दो को जोड़ने पर 50 हो रहा है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इन सबको चेक करिए आप। तो देखिए यहाँ पे 50 हो रहा है, यहाँ पे 50 नहीं हो रहा, यहाँ पे 50 हो रहा है और यहाँ पे 50 हो रहा है, तो यानी बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, बी को तो छोड़ दीजिए। उसके बाद हटाइए आप, अगले स्टेप को पढ़िए। यहाँ से आपको पहला चीज मिल गया कि अच्छा इन सभी कॉइन्स को जोड़ने पे 50 हो रहा है। द अमाउंट ऑफ मनी विथ हर 75 रुपीज।
अब उसके पास जो है टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है भैया, टोटल अमाउंट जो है उसके पास 75 रुपीज है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन क्या होगा। इनमें से ही ऑप्शन है, अगर आप अब यहाँ से ऑप्शन पे चेक करिए, अगर 1 रुपए के सिक्के 35 होते तो उसके पास रुपए कितने होते, 35। और अगर 2 रुपए के सिक्के 15 होते तो रुपए कितने होते, 30। इनको जोड़िए, 75 आ रहा है क्या, 75 नहीं आ रहा, 5 और 60 ये नहीं है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। दूसरे को चेक कर लीजिए, अगर 1 रुपए के सिक्के 15 होते, ये ऑप्शन ए को चेक किया हमने, बी को चेक करिए, अगर 1 रुपए का सिक्का 15 होता तो 15 रुपए ये हो गए। अगर 35 होता 2 रुपए वाले सिक्के, अगर 2 रुपए वाले सिक्के 35 सिक्के होते तो ये हो जाता 70 रुपए। दोनों को जोड़िए, ये 5 और ये 85 रुपीज आ रहा है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन को चेक करिए, डी ऑप्शन को अगर, क्योंकि बी तो पहले से ही काट चुके हैं अपन, बी को चेक करिए, तो बी को अगर 25 रुपए के 1 रुपए के सिक्के 25 हैं तो टोटल रुपए कितने होंगे, 25। और 2 रुपए के सिक्के 25 हैं तो भी ये कितना होगा, 50। दोनों को जोड़िए, ये देखिए 75 रुपीज हो रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट पढ़ें, ऑप्शन से चेक करें और आंसर लेके आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम चीज यहाँ पे भी हमें यही करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, कंडीशन देखिए और आंसर निकालिए। कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन बनाने की, सॉल्व करने की, आप डायरेक्ट इक्वेशन को पढ़ें और उसको आंसर निकालें। द फादर एज इज 6 टाइम, है ना, द फादर एज इज 6 टाइम हिज सन एज। अब आप देख लीजिए कि 6 टाइम्स कहाँ कहाँ है, 5 6 जा 30 बिल्कुल है, 3 6 जा 24 ये नहीं होगा, ये 6 6 जा 36 है और ये 4 6 जा 24 है, यानी ए सी बी में हमें चेक करना है, डी गलत हो चुका है। 4 ईयर हेंस, आज से 4 साल के बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। अब ये कह रहा है, ये इनका प्रेजेंट एज, देखो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ सन एंड फादर, ये प्रेजेंट एज दिया हुआ है और ये कह रहा है कि आज से 4 साल के बाद फादर जो है वो अपने बेटे से 4 गुना हो जाए। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, 4 साल के बाद ये हो जाएगा 8 का और वो हो जाएगा, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 28 का। ये 4 गुना कहाँ से है, नहीं है ना, 8 4 जा 32 होता है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर अपन बात करें सी की, बी तो डी तो पहले काट चुके, एक बार सी की बात करते हैं। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद, ये 6 साल का अभी है तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10 साल का, और इसके फादर कितने साल के हो जाएंगे, 40 के। ये देखिए इसका 4 टाइम्स है, ये इसका 4 टाइम्स है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से सॉल्व करें तुरंत आंसर आएगा। बी को भी आप चेक कर लीजिए, 4 साल के बाद बेटा जो होगा वो 9 महीने का, 9 साल का होगा और जो फादर है वो होगा 34 ईयर का। अब ये इसका 4 टाइम्स नहीं है तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ें और उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ, दोनों सॉल्यूशन है किसके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या रखने पर, x की जगह a और y की जगह b रखने पर ये आ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। आप इसको ऐड करें, दोनों कैंसिल होगा, 2x इज इक्वल टू आएगा 6, x इज इक्वल टू आएगा 3। ये एलिमिनेशन मेथड मैंने लगाया है, x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 आप ऊपर में रख दीजिए, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसको ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें, वैल्यू को पुट करें, उनको सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किस में कर रहा है। आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन ए को मानूं कि ये करेक्ट होगा मे बी, तो x की जगह 3 और y की जगह 5 रखने पे क्या 2 आ रहा है क्या, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 आ रहा है, जबकि वहां पे दिया हुआ है 2, तो ये करेक्ट नहीं है। x की जगह 3 और y की जगह पे 2 रखने पे, यहाँ पे सॉरी, x की जगह 3 और y की जगह पे 5 रखने पे ये 4 आ रहा है क्या, अगर आप इस कंडीशन में रखें तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो इस तरीके से गलत है। सी ऑप्शन को रख के चेक करिए, आंसर आएगा। तो x की जगह अगर आप 3 रखते हैं और y की जगह आप -1 रखते हैं तो बिल्कुल 2 आएगा। x की जगह आप 3 रखते हैं और y की जगह 1 रख के आप ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये देखिए, ये सी ऑप्शन बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 देन द एंगल इज। कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसको भी हम आंसर मतलब क्वेश्चन से निकाल सकते हैं कि लार्जर जो नंबर है टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, स्मॉलर से वो 18 ज्यादा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 18 ज्यादा किस में आ रहा है? मेरे ख्याल से ऑप्शन ए, 81 में 18 जोड़ दीजिए आप। 81 में 18 आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 और 1 9 और 9 99। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होना चाहिए इसका। रीजन क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, स्मॉलर से यानी कि इससे ये 18 ज्यादा है। तो ये पहले कंडीशन में फॉलो कर रहा है, इसमें आप 18 ज्यादा करेंगे, 82 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 8 और 2 10 और ये 8 और 1 9 और 1 ये देखिए 100 आ रहा है। तो यहाँ से 18 ज्यादा, जबकि ये तो 98 दिया हुआ, तो ये गलत, ये गलत। इसमें आप 18 जोड़ेंगे 83 प्लस 18 तो ये कितना आएगा? 8 और 3 11 और 8 और 1 9 और 1 ये 10, ये भी पेयर नहीं है तो ये गलत। सिर्फ ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन, ये आपको आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप उस कंडीशन को सिर्फ देखें कि किस में ये फॉलो कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते स्टूडेंट्स। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट हम करके बताएं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, जितना हो सके उनको ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और दूसरा दिया हुआ है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। ये कंडीशन में आपको दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ 5y इज इक्वल टू 2x। अब इसको पहले सॉल्व करके x और y निकाल लीजिए। इसको कैंसिल किया, ये 6x आया और यहाँ पे आएगा 9 3 12 और ये आएगा 42। तो x की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो यहाँ से y आ जाएगा। मान लीजिए हम सेकंड में रखते हैं तो 4 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 19। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 19। अब देखिए यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। तो 9 यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 आ गया और y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 5y इज इक्वल टू 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 5y माइनस 2x, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर आप 9 रखेंगे तो 9 5 जा 45 और माइनस 2 7 जा 14, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 31। 31 किस में है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट सॉल्व करें, दूसरा निकालने की नीड नहीं है अगर वैल्यू आपको एक डिफरेंट मिल रहा है तो। वैसे आप चेक करेंगे दूसरे में भी रख दीजिए y अपॉन x का मतलब 9 अपॉन 7 माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 14 अपॉन 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5/7। तो उस तरीके से भी ऑप्शन बी ही आपको यहाँ पे राइट आंसर के रूप में मिलेगा। तो क्वेश्चन को आप देखें और उसको कोशिश करें कि हम वो पूरा प्रोसेस को ना फॉलो करके, अगर ये एमसीक्यू है तो हम इसको शॉर्ट तरीके से, और वो कैसे सोचना है वो सारी चीजें मैंने आपको, अगर वर्ड प्रॉब्लम आता है तो कैसे करना है, एज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे करना है, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं अपने सीरीज में जो आगे के वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मतलब वर्ड प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक सीरीज बना के अपलोड करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आगे वाली जो भी वीडियो आती है उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वीडियो की, कोई भी वीडियो अपलोड हो उसको मिलती रहे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।